तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट सीडीपी के दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट की। और इसमें भी हमने हार्ड क्वेश्चंस को रखा है जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी लेवल का। इन्हें आप ध्यान से देखें और समझें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सीटेट एग्ज़ाम में आप इन्हें आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इससे पहले के प्रैक्टिस टेस्ट को आप आई बटन से या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस टेस्ट 2 को। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने रखा है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था काल कौन सा है। प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था की विशेषता, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको पहचानना है कि कौन से विशेषता प्रारंभिक बाल्यकाल की अवस्था के बारे में दी गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है वो है भाषा विकास के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है परिपक्वता स्तर के लिए महत्वपूर्ण। तीसरा है मजबूर व्यवहार के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक रूप से वृद्धि और विकास के संदर्भ में जटिल है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज़ सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रूशियल फॉर मैच्योरिटी लेवल, मींट फॉर लर्निंग थ्रू द फोर्स्ड बिहेवियर, इज़ कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोग्निटिवली। इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा हमारा फर्स्ट रहेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में भाषा विकास के प्रति संवेदनशीलता क्या है कि बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक अक्षमताएं भावनात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। सेकंड है सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, या एक सही है या दोनों। पहला ऑप्शन दे रखा है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा न तो 1 न ही 2 और चौथा 1 और 2 दोनों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटीज़ आर इन्फ्लुएंसर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। Second, fulfilling social expectations comes under social development. Which of the following statements given above are correct? Only first, only second, neither first nor two, and fourth option both 1 and 2. इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा both 1 and 2, 1 और 2 दोनों। मतलब कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक अक्षमताएं भावनात्मक विकास को प्रभावित करती हैं, ये बिल्कुल सही है। और साथ में सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विशेषता नहीं माना जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है। दूसरा व्यवहार का अध्ययन सीखना होता है। तीसरा भूल जाना भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार को नियंत्रित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज़ समथिंग that occurs as a result of certain experiences. दूसरा ऑप्शन स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। तीसरा ऑप्शन अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। चौथा ऑप्शन लर्निंग इज़ ए प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये सीखने की विशेषता जो है नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है, तो ये भी सीखने की विशेषता है। भूल जाना भी सीखने का हिस्सा होता है, ये भी सीखने की विशेषता रहेगी। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार को नियंत्रित करती है, ये भी सीखने की विशेषता रहेगी। इसके अलावा व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये सीखने की विशेषता के अंदर नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। सो विकास के प्रत्येक चरण में खतरे हैं। दूसरा, विकास को उत्तेजना से सहायता नहीं मिलती। तीसरा, सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास प्रभावित होता है। चौथा, विकास के प्रत्येक चरण का अपना विशिष्ट व्यवहार होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। सो ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ हजार्ड्स। Development is not aided by stimulation. Development is affected by cultural changes. Each phase of the development has characteristics behavior. So इसके अंदर क्या है कि हमारा विकास के प्रत्येक चरण में खतरे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास प्रभावित बिल्कुल होता है। उसके बाद विकास के प्रत्येक चरण का अपना विशिष्ट व्यवहार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड, विकास को उत्तेजना से सहायता नहीं मिलती है। डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। सो इसका राइट आंसर रहेगा विकास के बारे में ये बिल्कुल भी सही नहीं है, विकास को उत्तेजना से सहायता नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना। दूसरा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। चौथा, हम उम्र साथियों के साथ मिलजुल कर रहना या फिर उनके साथ रहकर सीखना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। सो लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग ए मस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंसी। उसके बाद लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स। सो इसके अंदर क्या है कि जो कार्य है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होगा, वो होगा पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। बाकी के तीन जो हैं ऑप्शन वो इसके अंदर आएंगे। कार्य उत्तर बाल्यावस्था के अंदर आएंगे। विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के अंदर सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, ये उसके अंदर रहेगा, उस एज के अंदर रहेगा जो उत्तर बाल्यावस्था होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी रहेगा। हम उम्र साथियों के साथ मिलजुल कर रहना या उनके साथ रहकर सीखना, ये भी उसके अंदर आएगा। लेकिन पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड रहेगा। अचीविंग ए मस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क ऑफ द लेट चाइल्डहुड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो विकास अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास एक व्यवस्थित अनुक्रम का अनुसरण करता है। उसके बाद विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। उसके बाद विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। उसके बाद डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। उसके बाद डेवलपमेंट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। सो इसके अंदर क्या है कि विकास एक व्यवस्थित अनुक्रम का अनुसरण करता है, एक अनुक्रम में चलता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। सो विकास के बारे में कथन जो सत्य नहीं है वो है विकास अंतःक्रिया का उत्पाद है। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट रहेगा, विकास अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये विकास के बारे में सत्य नहीं है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, ये इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि विकास से क्या है कि विकास के बारे में नहीं बताता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का अर्थ है, पहला परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। दूसरा, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। तीसरा, प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। चौथा, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। सो द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस
progressive series of changes as a result of motivation, progressive series of changes as a result of motivation and experience, series of changes as a result of maturation and experience. सो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या है कि परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा थर्ड रहेगा। विकास के अंदर विकास का जो अर्थ होगा वो परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला रहेगा ये। उसके बाद प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, ये भी रहेगा इसके अर्थ के अंदर। लेकिन प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला इसका अर्थ को जो है नहीं बताएगा, इसलिए ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे पहली विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरी तुलनात्मक विधि, तीसरी विकास विधि और चौथी सांख्यिकी ये विधि। सो द बेस्ट मेथड ऑफ टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंट मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। सो इसके अंदर क्या है कि राइट आंसर इसका मनोविश्लेषणात्मक विधि आएगा, साइको एनालिटिक मेथड आएगा, क्योंकि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि जो माना जाता है वो मनोविश्लेषणात्मक विधि को ही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्षा तंत्र व्यक्ति को आईडी, आवेगों और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सुपर ईगो निर्देश, दूसरा मृत्युवृत्ति, तीसरा झूठ वृत्ति, चौथा अचेतन मन। सो डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प द पर्सन इन प्रोटेक्टिंग द ईगो फ्रॉम द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ आईडी इम्पल्सिस एंड अपोजिंग। फर्स्ट ऑप्शन सुपर ईगो डायरेक्टिव्स, सेकंड डेथ इंस्टिंक्ट और थर्ड ऑप्शन लाई इंस्टिंक्ट। उसके बाद चौथा ऑप्शन अनकॉन्शियस माइंड। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सुपर ईगो निर्देश। रक्षा तंत्र जो होता है व्यक्ति को आईडी, आवेगों और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में मदद करता है, तो वो आपका होता है सुपर ईगो निर्देश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्षिप्त या न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए एक खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन चेतना, दूसरा बेहोशी, तीसरा अवचेतना, चौथा सुपर ईगो। सो न्यूरोटिक एंजाइटी जो होती है इज़ वन इन विच देयर ओकर्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू ए threat to the ego that the impulses may break through into consciousness, unconsciousness, subconsciousness या फिर सुपर ईगो। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चेतना, फर्स्ट ऑप्शन। विकसित न्यूरोटिक चिंता जो होती है उसमें अहंकार के लिए खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकते हैं, तो ये चेतना से रिलेटेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक युवा महिला अपने पति से लड़ने के बाद अपने माता पिता के घर लौट आई ताकि उसके माता पिता उसे बच्चे की तरह रखें, बच्चे की तरह समझें और एक बच्चे की तरह ही उसकी हर इच्छा पूरी कर सके। यह इसका एक उदाहरण है। फर्स्ट दमन, दूसरा प्रतिगमन, तीसरा निर्धारण और चौथा प्रतिक्रिया गठन। सो ए यंग वुमन रिटर्न्ड टू हर पेरेंट्स होम आफ्टर फाइटिंग विद हर हस्बैंड ओनली टू हैव हर पेरेंट्स ट्रीट हर लाइक ए child and fulfill her every wish like a child. This is an example. This is an illustration of repression, regression, fixation या फिर reaction formation. So इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा आएगा प्रतिगमन, रिग्रेशन। एक युवा महिला जो है अपने पति से लड़ने के बाद जब अपने माता पिता के घर आती है और वो सोचती है कि उसके माता पिता उसे अपने बिल्कुल ही लाड प्यार से रखेंगे और उसकी हर इच्छा को पूरा
करेंगे तो यह एक उदाहरण होगा प्रतिगमन का, रिग्रेशन का, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे आने की वापस से कोशिश कर रही है, तो ये रिग्रेशन का उदाहरण होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। पहला ऑप्शन अव्यक्त अवस्था जिसको फोलिक स्टेज बोलते हैं, दूसरा जननांग चरण, तीसरा मौखिक चरण और चौथा गुदा चरण। सो मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था बतानी है। वैसे चारों की चारों ही अवस्थाएं क्या है कि मनोलैंगिक विकास के अंदर आती है, लेकिन इसमें पूछा हुआ कि अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो इसके अंदर क्या है कि द लास्ट स्टेज ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट इज फैलिक स्टेज, जेनिटल स्टेट, ओरल स्टेज और एनाल स्टेज। सो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जेनिटल स्टेज, यानी कि जननांग चरण। ये उसकी अंतिम जो है अवस्था फ्राइड्स ने बताया है कि मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था जननांग चरण होगा। एक अव्यक्त अवस्था जो होती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फ्राइडियन जो मनोवैज्ञानिक हैं में क्या है कि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के दौरान अव्यक्त अवस्था यौन निष्क्रियता की अवधि के रूप में कार्य करती है और इस चरण के दौरान बच्चा यौन इच्छाओं को दबाता है और इसके बजाय सामाजिक, बौद्धिक और पारस्परिक कौशल विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका भी क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हो जाता है सीटेट एग्जाम के अंदर, चाहे प्राइमरी लेवल हो या टीजीटी लेवल हो, इसलिए इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अव्यक्त अवस्था में क्या होता है कि यौन निष्क्रियता की अवधि के रूप में ये कार्य करती है और इस चरण के दौरान बच्चा यौन इच्छाओं को दबाता है और इसके बजाय सामाजिक, बौद्धिक और पारस्परिक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो हुए हैं उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकास के पहले 3 चरणों यानी कि जीवन के 5 या 6 साल की अवधि को इसके निर्माण के लिए निर्णायक माना है। पहला बुद्धिमत्ता, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा भावना, चौथा अहंकार। सो सिगमंड फ्रॉइड रिगार्डेड द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, द पीरियड ऑफ 5 or 6 years ऑफ लाइफ टू बी decisive फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, इमोशन या फिर ईगो। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा व्यक्तित्व। सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के बारे में ये बताया है कि मनोवैज्ञानिक विकास के पहले 3 चरणों यानी कि जीवन के 5 या 6 साल की अवधि को इसके निर्माण के लिए निर्णायक माना जाता है। किसके लिए? व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुपर ईगो जो होती है उस चीज़ के समतुल्य है जिससे आमतौर पर सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। सो द सुपर ईगो इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज़ मोर कॉमनली नोन एज द। सो फर्स्ट ऑप्शन विवेक, व्यक्तित्व, कामेच्छा या फिर आत्ममुग्धता, कॉन्साइंस, पर्सनैलिटी, लिबिडो या फिर नार्सिसिज्म। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट विवेक, कॉन्साइंस के लिए। मतलब सुपर ईगो जब व्यक्ति के अंदर होती है उस एज के अंदर तो उसमें क्या है कि विवेक एक बढ़िया तरीके से क्या है कि काम करता है। तो ये विवेक के बिल्कुल बराबर के समतुल्य क्या है कि माना जाता है। सो सुपर ईगो उस चीज़ के समतुल्य है, मतलब कि विवेक के समतुल्य है, जहाँ पर क्या है कि आमतौर पर सुपर ईगो के नाम से उसको जाना जाएगा। तो वहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल विवेकशील हो जाता है। सो इसका राइट आंसर रहेगा विवेक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉइड के अनुसार नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है। फर्स्ट विषम लैंगिकता, दूसरा समलैंगिकता, तीसरा आत्ममुग्धता या फिर चौथा बधियाकरण। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द नेगेटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लीड टू हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, नार्सिज्म या फिर कास्ट्रेशन। सो फ्रॉइड मानते हैं कि नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है। उसका जो राइट आंसर रहेगा, ये बहुत बार जो है सीटेट एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहेगा समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। विकासात्मक चरणों का विचार फ्रॉइड से उधार लिया गया था। सो विकासात्मक जो चरण होते हैं उसका जो विचार है वो फ्रॉइड ने क्या है कि फ्रॉइड से जो है उधार लिया गया था। वो किसके अंदर? जीव विज्ञान के अंदर, समाजशास्त्र के अंदर, मानव विज्ञान के अंदर या फिर भौतिकी के अंदर। सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस
was borrowed from Freud, biology, sociology, एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजिक्स। सो इसका तो बिल्कुल ही सभी को पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के अंदर क्या है कि विकासात्मक चरणों के विचार जो है वो फ्राइड से क्या है कि उधार लिया गया था। सो इसका राइट आंसर बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट सभागार, सेकंड घर, थर्ड खेल का मैदान और फोर्थ स्कूल और कक्षा का माहौल। सो विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड इन द बेस्ट वे? ऑडिटोरियम, होम, प्लेग्राउंड, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो इसका जो सही आंसर आएगा फोर्थ आएगा, स्कूल और कक्षा का माहौल, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड इन बेस्ट वे, मतलब कि उसके संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन सी जगह है? स्कूल या फिर कक्षा का माहौल। किसी बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास में अगर वृद्धि करनी है तो सबसे बेस्ट जगह मानी जाएगी स्कूल और कक्षा का माहौल। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन, सेकंड संगत की आवश्यकता, थर्ड प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, फोर्थ भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड? रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, नीड फॉर कंपनी, नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। सो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं होगा? सो शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है कि बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित होंगे। इसमें संगत की आवश्यकता भी आएगा, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता भी आएगा, क्योंकि हर बच्चा प्रशंसा चाहता है, संगत के साथ रहना चाहता है, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी उसे महसूस होती है। लेकिन शरीर से निष्कासन या शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन जो है वो बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर फर्स्ट आएगा, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइंड मैपिंग से क्या तात्पर्य है? सो मन का चित्र बनाना, मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना, समझ बढ़ाने की एक तकनीक, एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना। सो माइंड मैपिंग रेफर्स टू ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड एंड ए टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना। बाकी इसके अंदर तीनों आएंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा माइंड मैपिंग क्या होती है, वो आएगा मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। ये इस माइंड मैपिंग का क्या है कि तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, इसकी परिभाषा होती है। सो इसका राइट आंसर रहेगा मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की अक्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? सो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मीडिया मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र या फिर सामाजिक दर्शन। सो ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज़ ऑफ हिज हर स्टूडेंट। Which of the following field is related to this objective? First, media psychology, second, educational psychology, third, educational sociology and fourth, social philosophy. सो एक शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास उसको करना चाहिए। सो इसके लिए क्या है कि कौन सा जो क्षेत्र है इस उद्देश्य को पूरा करेगा वो होगा हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल
साइकोलॉजी। सो इसका राइट आंसर शैक्षिक मनोविज्ञान आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम में रिपीट होता है वो देख लेते हैं। ये है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन ये दिया गया है जिसका श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए कोलबर्ग, ऑप्शन जो 2 है वो स्किनर, थर्ड पियाजे और फोर्थ पाउलो। और इसमें एक और चीज़ आप ध्यान करें कि जब चारों का नाम आया तो चारों की थ्योरीज को, चारों के सिद्धांतों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ताकि इनमें आप कंपैरिजन अच्छे से कर सकें। एग्ज़ाम के अंदर कोई भी इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे जो तुलना है इनका कंपैरिजन जो है वो आराम से आप कर सकें। इसलिए सभी की थ्योरी को, इन चारों की थ्योरी को मतलब मेन रूप से क्या है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें। सो बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है, किसका कथन है? कोलबर्ग का, स्किनर का, पियाजे का या फिर पाउलो का। मतलब कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू कोलबर्ग, स्किनर, पियाजे या फिर पाउलो। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पियाजे। सो पियाजे ने बताया कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये कथन रहेगा पियाजे का, क्योंकि पियाजे ने इसके बारे में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान जो है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, सीटेट प्राइमरी लेवल हो या फिर सेकेंडरी लेवल हो, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। इरफान क्या है कि खिलौनों को तोड़ते हैं और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करते हैं। आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने से खेलने नहीं देंगे, हमेशा कड़ी नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसमें ऊर्जा को क्या है कि उसकी ऊर्जा को दिशा देंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि खिलौने टूटे नहीं होने चाहिए। सो इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स। What would you do? Never let Irfan play with toys. Always keep a close watch. Encourage his inquisitive nature and channel his energy. उसके बाद make him understand that toys should not be broken. सो यहाँ से तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड रहेगा, क्योंकि जब बच्चे इस तरीके का काम करते हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को क्या करेंगे? उस जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसे ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। सो इरफान जब खिलौने को तोड़ता है तो उन घटकों का पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लगी हुई हैं। सो इस वे के अंदर, इस काम के अंदर अगर आप उस बच्चे को देखते हैं, इरफान को देखते हैं, तो उसमें आप जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा देंगे। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना और उसे ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को जब उसकी दादी जो है उसकी माँ की गोद से उठाती है तो वह रोने लगता है, जिसके कारण बच्चा रोता है, वो कौन सा पॉइंट आएगा? सामाजिक चिंता, भावनात्मक चिंता, अजनबी चिंता या फिर अलगाव की चिंता। सो ए चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू सोशल एंग्जाइटी, इमोशनल एंग्जाइटी, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी एंड सेपरेशन एंग्जाइटी। सो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा सेकंड, भावनात्मक रूप से माँ से जो है बच्चा बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। सो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भावनात्मक चिंता, इमोशनल एंग्जाइटी। तो इमोशनल एंग्जाइटी के कारण क्या है कि जब एक जो दादी होती है बच्चे को उठाती है उसकी माँ की गोद से, सो वो भावनात्मक चिंता की वजह से क्या है कि रोने लगेगा। इसका राइट आंसर आएगा इमोशनल एंग्जाइटी या फिर भावनात्मक चिंता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा हुआ है अवधारणा निर्माण के बारे में। तो अवधारणाएं भावनात्मक रूप से व्यवस्थित होती हैं। उसके बाद अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। उसके बाद अवधारणाएं पदानुक्रमित नहीं है। उसके बाद अवधारणाएं व्यक्तिगत नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट कंसेप्ट फॉर्मेशन बाय ए चाइल्ड?
एक बच्चे के द्वारा क्या है कि अवधारणा निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है। सो कंसेप्ट आर इमोशनली ऑर्डर्ड, देयर इज़ ए सेट पैटर्न ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट, कंसेप्ट्स आर नॉट हायरार्चिकल, उसके बाद कंसेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। ये इसके बारे में बिल्कुल सही होगा, सही कथन होगा कि अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न होता है। सो एक बच्चे के द्वारा जब अवधारणा निर्माण के बारे में बात की जाती है तो उसके अंदर अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न होगा, ये इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? भावनाएं, विचार, ध्यान दें या फिर धारणा। सो ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे ध्यान आएगा। सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन, फीलिंग्स, थॉट्स, अटेंशन एंड परसेप्शन। सो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? तो संज्ञान के अंदर विचार भी आएगा, ध्यान भी आएगा और धारणा भी आएगी, लेकिन उसमें भावनाएं नहीं आएंगी क्योंकि भावनाएं इमोशनल के अंदर आएगी, कॉग्निटिव के अंदर या कॉग्निशन के अंदर नहीं आएंगी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा भावनाएं या फिर फीलिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी, जो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार जो है सीटेट एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं ताकि आपका थोड़ा सा टाइम जो है एक्स्ट्रा खाया जा सके उनके द्वारा। तो इसके अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ है छात्रों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष विषयों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की संभावना कम है। शिक्षकों को पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति है। छात्रों को कई संदर्भों में नए सीखे गए ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षकों को पारंपरिक पाठ्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों की बहुलता से अभिभूत महसूस होने की संभावना कम है। सो ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ interdisciplinary instructions is that students are less likely to develop a dislike for particular topics of different subject areas. Teachers are permitted greater flexibility in planning lessons and activities. Students are given opportunities to generalize and apply newly learned knowledge in multiple contexts. उसके बाद लास्ट ऑप्शन, टीचर्स आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल करिकुलम। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, निम्नलिखित में से अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? वो होगा छात्रों को कई संदर्भों में नए सीखे गए ज्ञान को सामान्य बनाने, मतलब इसका राइट आंसर होगा थर्ड, छात्रों को कई संदर्भों में नए सीखे गए ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने के अवसर दिए जाते हैं। ये अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ होगा। सो इसका राइट आंसर, स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू जनरलाइज द एंड अप्लाई न्यूली लर्नड नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकौशल के रूप में भविष्यवाणी किससे जुड़ी है? फर्स्ट ऑप्शन प्रारूपण, दूसरा संक्षेपण, ये भी बहुत बार जो है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद नोट बनाना, उसके बाद पढ़ना। सो प्रेडिक्शन एज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रीडिंग। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पढ़ना। एक उपकौशल के रूप में भविष्यवाणी किससे जुड़ी है? पढ़ना से जुड़ी है, मतलब कि रीडिंग से जुड़ी हुई है। सो प्रेडिक्शन एज ए सब स्किल इज़ एसोसिएटेड विद रीडिंग। सो इसका जो राइट आंसर है वो रीडिंग आएगा। और ये बहुत बार सीटेट एग्ज़ाम प्राइमरी लेवल हो या फिर टीजीटी लेवल हो, दोनों में ये क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास देने के लिए आमतौर पर न्यूनतम जोड़ियों का उपयोग किया जाता है।
फर्स्ट पढ़ना, सेकंड शब्दावली, थर्ड संरचनाएं, फोर्थ उच्चारण। सो मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज टू गिव प्रैक्टिस रीडिंग, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोनाउंसिएशन। सो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा संरचनाएं, स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर ही, स्ट्रक्चर निर्माण के अंदर ही जो है जोड़ियों को बनाया जा सकता है, मिनिमल पेयर्स को बनाया जा सकता है। तो मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज टू गिव प्रैक्टिस सो इसमें स्ट्रक्चर या फिर संरचनाएं इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। सो नकल के माध्यम से, अलगाव में, उसके बाद स्पष्टीकरण के माध्यम से या फिर एकीकृत तरीके से। सो लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट थ्रू इमिटेशन इन आइसोलेशन मतलब अलगाव करके, अलग करके, उसके बाद थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। सो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल फोर्थ रहेगा, एकीकृत तरीके से जो है वो भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो समझ होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। कोई बच्चा थोड़ा जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है। तो एक जो तरीका होता है भाषा सिखाने का, भाषा कौशल सिखाने का अध्यापक के द्वारा, वो एकीकृत होना चाहिए। एकीकृत तरीके से जो है इन एन इंटीग्रेटेड मैनर जो है वो इस वे के अंदर क्या है कि लैंग्वेज स्किल को बच्चों को सिखाना चाहिए। भाषा कौशल को क्या है कि सिखाया जा सकता है एकीकृत तरीके से। उसके बाद इस मैराथन का, हार्ड क्वेश्चंस की इस मैराथन का प्रैक्टिस टेस्ट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एक शिक्षिका जो है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। एक शिक्षिका कई वाक्य देती है और अपने विद्यार्थियों से उपयुक्त कनेक्टर्स का उपयोग करके उन्हें एक अक्षर में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। इस कार्य में मुख्य रूप से उनका क्या है कि कौन सा कौशल शामिल है? जानकारी एकत्रित करना, नोट्स का विस्तार, संयोजक संबंधी या फिर संगठनकारी या फिर पुनर्लेखन। सो ए टीचर गिव्स मैनी sentences and asks her students to arrange them into a letter using appropriate connectors. The skill that is chiefly involved in this task is collecting information, expanding notes, organizing and rewriting. सो एक जो शिक्षिका होती है वो अपने विद्यार्थी को क्या है कि कई वाक्य देती है और अपने विद्यार्थियों को क्या है कि जब वाक्य देती है तो उन विद्यार्थियों से उपयुक्त कनेक्टर्स का उपयोग करके उन्हें एक अक्षर में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। इस कार्य में जो है मुख्य रूप से कौन सा कौशल शामिल होगा? सो एक वाक्य देती है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, उस वाक्य के साथ क्या है कि वाक्य का यूज करके, उपयुक्त कनेक्टर्स का यूज करके क्या है कि एक अक्षर में उसको व्यवस्थित करना है। ये विद्यार्थियों को एक शिक्षिका बोलती है, कहती है। तो इस कार्य में मुख्य रूप से उनका कौशल शामिल होगा। जानकारी एकत्रित करने के लिए वो करती है ऐसा, या फिर नोट्स के विस्तार के लिए करती है, या ये संयोजक संबंधी है, संगठनकारी है, या फिर पुनर्लेखन है। तो इससे बिल्कुल ही समझ में आपको आ ही रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग तरीके से होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा संयोजक संबंधी। सो जो एक अध्यापिका होती है, ए टीचर गिव्स मैनी sentences एंड आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू अरेंज दैम इनटू ए लेटर यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स का भी वो यूज करती है टीचर। और किसके लिए? वाक्य जब देती है उनको तो एक सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंसेस उसको देती है, एक वर्ड बनाने के लिए क्या है कि लेटर बनाने के लिए उनको बोलती है, और अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स का यूज करने के लिए उनको बोलती है। तो इस तरीके की जो टेक्निक होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगी, संयोजक संबंधी टेक्निक वो कहलाएगी। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संयोजक संबंधी। सो ये था हमारा सीटेट जो है CDP के जो है हार्ड क्वेश्चंस का जो है सेकंड पार्ट। और इससे पहले का जो पार्ट आप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप आई बटन या फिर प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।